The most timeless director of Bollywood, from movies like Dil, Beta and Raja in 90s to Masti and Dhamal and now Thank God. Indra Kumar, thank you for making our childhood better with Dhamal. जो दिल, बेटा, राजा जैसी मूवीज बनाई, उसमें से अचानक मस्ती बनाने का ख्याल कैसे आया? 2000 के बाद ऐसा लगा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, थोड़ी सी खुशी कम हो गई है यार, हंसी की जरूरत है। रिवैम्प शाहरुख खान ने अपने आप को कैसे किया, अब रोमांस कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, बट ऑलमोस्ट अरे खान खत्म हो गया, शाहरुख खान खत्म हो गया, उसको अपने आप को रिवैम्प करके लाना पड़ा। जवान और पठान, क्या एक्शन किया उसने। जो विजय राज का एक स्पेशल रोल था, हाँ। छोटा, आइकॉनिक बट मेमोरेबल, वो आज भी सब लोग याद करते हैं। थैंक्स टू हिम, ही अंडरस्टूड इट एंड उसने उस कैरेक्टर को समझकर कितना अच्छा परफॉर्म किया, अमेजिंग। फिल्म मेकिंग का एक आइडिया से लेकर स्क्रीन तक ये कैसा प्रोसेस रहता है? क्या संजय दत्त का भी कमबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं धमाल 4 में? The most timeless director of Bollywood, from movies like Dil, Beta and Raja in 90s to Masti and Dhamal and now Thank God. इंद्र कुमार उर्फ जिनको लोग प्यार से इंदु जी कहकर भी बुलाते हैं, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द वॉइसेस ऑफ इम्पैक्ट सर। आपने बहुत सारी जनरेशंस को एंटरटेन किया है, हमारी और हमारी पेरेंट्स की जनरेशंस को। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। या थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग ऑल्सो। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट सर, पर उससे भी बड़ा थैंक यू फॉर मेकिंग आवर चाइल्डहुड बेटर विद धमाल। नॉट मस्ती। Of course, Masti and Dhamal both. But thank you so much for making all those movies and making our childhood better, sir. धमाल का तो एक स्पेशल कनेक्शन बन चुका है हमारे चाइल्डहुड में, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स थे, अरशद से लेकर, संजय से लेकर, रितेश से लेकर, किसी और को हम वो कैरेक्टर्स में इमेजिन ही नहीं कर सकते। पर जब आपने उन लोगों की कास्टिंग की, तो बेसिकली कैसे आपने वो सभी को ऐसे परफेक्ट रोल में फिट किया सर? एक बेसिक तो मालूम होता है कि हमको क्या करना है, और फिर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लक ऑल्सो। और दिस गाइज आर सो वर्सेटाइल एक्टर्स, संजय दत्त, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश, आशीष चौधरी, असरानी, तो इतने वर्सेटाइल है ये लोग को, आप कुछ भी दो वो वहाँ जाकर खुद ही फिट हो जाते हैं। सो आई डोंट नीड टू फिट देम, दे आर टू टैलेंटेड, they get fitted anywhere. लग रहा हूँ मुन्ना भाई आई गेस तब तक रिलीज हो चुकी थी, अरशद वारसी और संजय दत्त की वो जोड़ी फेमस हो चुकी थी। उनके साथ आपने इतने सारे कॉमेडी जॉनरों में कैरेक्टर्स लेकर इतनी बड़ी कास्ट को सेट पर कैसे मैनेज किया सर? सब अपने आप को मैनेज करते, मैं किसी को मैनेज नहीं करता हूँ, बिकॉज एवरीबडी जस्ट एन्जॉयज, सीन अच्छा होता है, लिखा हुआ होता है, एंड ये सब मैं बोला ना, इतने वर्सेटाइल और सब इतने वेल बिहेव्ड और अच्छे लोग हैं कि आपस में ही मिलके मस्तियाँ करता रहता है और फिल्म बन जाती है। तो ऐसी पिक्चर को बहुत सीरियसली बनाना भी नहीं चाहिए, एंजॉय करते करते बन जाती है। जैसे अभी तुम अपने बचपन की बात करते हो, मैं बोलता हूँ कि जैसे अभी मैं धमाल 3 रिलीज़ हुई थी, टोटल धमाल, तो अभी एक 8-9 साल की लड़की आई मेरे पास और उसकी माँ भी साथ में थी, और उसने मुझे बोला आप धमाल कब बना रहे हैं? मैं बोला धमाल पार्ट अभी जो आई थी वो। बोले हाँ, वो जो जिसमें सब जानवर थे, ये था, वो था, वो मेरी बेटी की फेवरेट पिक्चर है। वाह। एंड तो उसके बचपन के लिए टोटल धमाल एकदम आइकॉनिक है। सो ये ऐसी एजलेस कॉमेडी है जो उस टाइम पे तुमको भी सेटिस्फाई की थी 20 साल पहले, आज इस बच्चे को भी कर रही है, जो अभी 5 साल का था, अभी 8-9 साल का है। अभी हम धमाल का पार्ट 4 भी बना रहे हैं और मस्ती का भी पार्ट 4 बना रहे हैं। आई एम श्योर बहुत लोग एक्साइटेड होंगे दोनों के लिए। हाँ, मैं खुद एक्साइटेड। जैसा कि आपने बताया कि माँ और बेटी दोनों आपके पास आए एंड दे गोट एक्साइटेड, तो वैसा ही कुछ सीन हुआ था जब मैंने अपने घर पे बात की कि मैं इंदु जी के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ। देन माय मॉम जम्प्ड आउट एंड मैंने दिल देखी है, बेटा देखी है, राजा देखी है। सो तब से लेकर जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से लेकर हमारा पूरा चाइल्डहुड था, मस्ती और थैंक यू से लेकर, मतलब माय एंटायर हाउस गॉट एक्साइटेड।
ओह! चलो अच्छी बात है। और आप लोगों ने इतने साल मतलब मुझे भी अब मेरी फ़िल्मों को देखा, एन्जॉय किया, तो आई ऑल्सो फ़ील वेरी एप्रिशिएटेड एंड नाइस कि मुझे अच्छा लगता है कि यार देखो कि हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और वो हो जाता है, पर लोग उसको जब एप्रिशिएट करते हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। जब सर आपने धमाल बनाई, उसकी शूटिंग की, तो उससे पहले कोई एक स्पार्क या आइडिया होगा माइंड में कि ऐसी धमाल जैसी कोई मूवी बना दें, तो उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था? धमाल जब हम बनाने निकले तो मेरे पास एक आइडिया था, छोटा-सा जर्म था, तो जंप से वो फ़िल्म को बनाना था। बट मैं ऑलवेज़ अपने राइटर्स को बोलता था कि यार ये मुझे कॉमेडी ऐसी लिखनी है कि इसके बाद लोग याद करें कि यार क्या कॉमेडी बनी थी और इसके ऊपर कोई जा ना सके। तो मेरी कोशिश थी, जो कि बाद उसके बाद भी अच्छी फ़िल्में आई कॉमेडी की, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने अपने लेवल से एक बेंचमार्क सेट किया और वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अचीव भी हो गया। और सबकी मेहनत है, राइटर्स, एक्टर्स, सब जब से एक साथ आ जाते हैं ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड विद एन गॉड हैज टू बी विथ यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू। धमाल की जो कास्टिंग है उसको तो सब याद करते ही है, वर्ल्ड वाइड फेमस है वो तो। पर जो विजय राज का एक स्पेशल रोल था, हाँ, छोटा, आइकॉनिक बट मेमोरेबल, वो आज भी सब लोग याद करते हैं। तो वो छोटी पर इम्पोर्टेंट कास्टिंग आपने कैसे फिट की थी? वो बस ऐसे ही बात करते करते आया, किसको कास्ट करें, किसको कास्ट करें। फिर मेरे एक असिस्टेंट ने बोला अरे हम विजय राज को करते हैं, तो मुझे लगा हाँ यार तेरा आइडिया अच्छा है। तो मैंने उसको बोला तू जा और बात करके आ। तो वो जब गया सीन नरेट करने के लिए, तो उसने बोला अरे वाह इंदु जी के लिए पिक्चर है, सुनाओ सुनाओ। तो बोला वो एक ही सीन है। तो वो पहले तो थोड़ा नाराज़ हो गए, बोले अरे यार एक सीन के लिए तू मेरे पास आया है। इंदु जी एक तो पहली बार मुझे बुला रहे, तो उन्होंने कहा यार आप ये सीन सुन के तो देखो, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो मत करना। फिर उन्होंने वो सीन सुना और इमीडिएटली हाँ कर दी। हाँ, बोला अभी कोई डिस्कशन नहीं है, ये एक सीन मेमोरेबल है, बस है। पर वो सही जजमेंट था, क्योंकि आज भी जब लोग वो हाँ, वो विजय राज, थैंक्स टू हिम, ही अंडरस्टूड इट एंड उसने उस कैरेक्टर को समझकर इतना अच्छा परफॉर्म किया, अमेजिंग। मतलब मुझे लगता है कि वो रोल विजय राज के अलावा और कोई नहीं कर सकता। डेफिनेटली पीपल वुड अग्री विद दैट। यस। अगर हम कॉमेडी जॉनरों की बात करें, तो आपने दिल बेटा से लेकर जो रोम कॉम मूवीज़ बनाई है, तब से लेकर धमाल और मस्ती तो है ही। तो ये कॉमेडी जॉनर के साथ आपका क्या स्पेशल अटैचमेंट रहा है? ये अगर आप दिल में भी देखो तो देयर वाज कॉमेडी, बेटा में भी कॉमेडी थी, इश्क में कॉमेडी थी, राजा में कॉमेडी थी, खाली मन में कॉमेडी नहीं थी, जरा सीरियस फिल्म हो गई थी। मेरी हर फिल्म में कॉमेडी तो होती ही है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आदमी हंसता नहीं है तो बेकार आदमी है, रियल लाइफ में भी। बिकॉज एक स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को डिसार्म कर देती है, आपको रिलैक्स फील कराती है, और खुशी नहीं है तो क्यों हम जी रहे हैं, यू नो। प्रॉब्लम्स तो आना ही वाली है। कौन आदमी है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? अंबानी की भी होंगी होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी मुस्कुराते रहते हैं। फिर हर आदमी को प्रॉब्लम है, लेकिन जो मुस्कुराता रहता है और जो लोगों को हंसाता है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर रखता है, उससे बेहतर कोई आदमी ही नहीं होता। वरना तो प्रीचिंग करने के लिए बहुत लोग हैं हमारे पास, गीता भी है, फिर बाइबल भी है, कुरान भी है, सब प्रीचिंग है जो अच्छी चीज़ें सिखाती है हमको जिंदगी की। लेकिन मैं समझता हूँ हंसना भी तो सीखो, जो सबसे बड़ा इमोशन है इंसान, खुशी। और आई गेस वो सबसे डिफिकल्ट चीज़ भी है। हाँ, और सबसे मुसीबत भी है। सब पिक्चर देखने आते हैं जब कॉमेडी, तो वो लोग ये लेके आते हैं अच्छा आप हंसाएंगे हमको, अच्छा देखते हैं आप कैसे हंसाते हैं। रुलाना इजी होता है, माँ की लाश पड़ी है, हाय हाय इसकी माँ मर गई, तो आप आधा तो वहीं कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन जब कॉमेडी सीन होता है कोई कनेक्शन नहीं होता है, हमको मतलब विदाउट प्लेटफॉर्म सीन खड़ा करना होता है, तो वो बहुत भारी पड़ता है, उसमें अच्छे एक्टर्स चाहिए होते हैं। तो मेरे ऑलवेज जो भी एक्टर्स रहे वो अच्छे रहे हैं, वो लोगों ने अच्छा काम किया। अभी हमारे लास्ट एक पार्ट में तो अजय देवगन थे,
टोटल धमाल में, और अभी हम जो धमाल 4 बना रहे हैं उसमें भी अजय देवगन है। सो वो भी एक बहुत बेहतरीन एक्टर है। क्या संजय दत्त का भी कमबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं धमाल 4 में? नहीं, अभी तक तो है नहीं, मे बी 5 में फिर आ जाए। डेफिनेटली। सर, जो एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस होता है, अगर हम जो बिगिनर्स देख रहे हैं ये पॉडकास्ट उनकी बात करें, तो एक फिल्म मेकिंग का एक बेसिक 3 मिनट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक आइडिया से लेकर स्क्रीन तक ये कैसा प्रोसेस रहता है? पहले तो बरसों की ट्रेनिंग लगती है, और मैं अभी कुछ देर पहले, मतलब दिनों पहले, अपने असिस्टेंटों से बात कर रहा था, तो मुझे वो लोग मतलब बात से बात निकली, तो बोला आदमी टैलेंटेड होता है। मैं बोला टैलेंटेड कोई नहीं होता है, अटेंटिव कौन है? बिकॉज घटना तो हम सबके सामने हो रही है, आदमी वो है जो उस घटना को कैप्चर करता है और अपने दिमाग में रखता है। अब मैंने एक अच्छा म्यूजिक पीस सुना, उसको मैंने कैप्चर किया, तो मैं अटेंटिव था, मैं टैलेंटेड नहीं था। टैलेंट तो उस आदमी का था जिसने इस म्यूजिक पीस को क्रिएट किया, लेकिन मैं उस चीज़ को एडप्ट करके उसकी ही चीज़ को निखार के बाहर ले आया है, बिकॉज मैंने वो अटेंशन दिया। डायरेक्शन इज अ फुल फ्लेजेड, आपको किसी चीज़ का मास्टर नहीं बनना है उसमें। जैसे अभी कोई गाना गाता है तो ही शुड हैव दैट मास्टरी, कि वो जब गाए तो आपकी तबीयत खुश हो जानी चाहिए, पर वो एक्टिंग करेगा तो पता नहीं कैसा गंदा एक्टर होगा या क्या होगा। और जो डायरेक्टर होता है उसको मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल। वो डायरेक्शन में भी उसको मालूम है कि मुझे शॉट कहाँ से लेना है। वो जब सीन लिखता है तो उसको मालूम होना चाहिए सीन कहाँ से शुरू होकर कहाँ क्लाइम करके कहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। या जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो ये एक चीज़ नहीं है, एडिटिंग में कैसे करूँगा, बैकग्राउंड म्यूजिक में कैसे लाऊंगा, आर्ट डायरेक्शन में कैसे करूँगा, तो ये एक चीज़ नहीं है मेरे भाई। इट्स अ मतलब यूनिवर्सिटी में से हर चीज़ आपको लेनी पड़ती है। अब मुझे बोला ना, जैसे अब मुझे एक्टर ही बनना है तो मुझे पड़ी नहीं है डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे आ रहा है, मैं अपना परफॉर्मेंस देख रहा हूँ बस एज एन एक्टर। तो उसका वो स्पेशलाइज्ड जॉब है। बेचारे डायरेक्टर को सबका जैक बनना पड़ता है। सो अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं देन आप कमाल के एक्टर नहीं होने चाहिए, बट आप कमाल का एक्टिंग समझने वाले होने चाहिए। ये आदमी काम अच्छा कर रहा है। जब म्यूज़िक बज रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए आपको म्यूज़िक बजाने नहीं आता है, बेशक नहीं आता, आपने ज़िंदगी में वायलिन तबला बजा के भी नहीं देखा है, बट जब वो बजता है राइट सुर तो आपको समझ में आना चाहिए। जब आप कोई कहानी सुनते हो और आपको दिल पे लगती है तो आप, यार बहुत कमाल की कहानी है, तो ये एक डिपार्टमेंट नहीं है, काफ़ी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल एंड फोकस, अटेंटिव, बिकॉज इतनी जगहों पे आप ध्यान देना है, म्यूजिक में, एक्टिंग में, इधर उधर पता नहीं कितने डिपार्टमेंट है। सो और प्रेशर होता है सेट के ऊपर, टू अगेन द प्रेशर ऑफ द सेट, बिकॉज एक्टर आया हुआ है, लोग आए हुए हैं, पैसा है, मीटर लगा हुआ है, काम चालू है, कल फिर वापस इधर नहीं आ सकते, आज काम खत्म करना है, तो वो अटेंटिव इतना रहना पड़ता है। तो सारी बातों का जो मैं क्रक्स कहूँगा, द मोर अटेंटिव यू आर द मोर टैलेंटेड यू आर, इन वन लाइन। ऑल्सो डज दिस अटेंटिवनेस एज अ डायरेक्टर, आई बिलीव आपका दिमाग भी 24/7 काम करता होगा। कोर्स, कुछ आइडियाज ऐसे भी होंगे जो सोने से पहले या उठने के बाद आते हैं। हाँ, नींद में भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली। आपने भी आपका करियर एज एक्टर स्टार्ट किया था, 2 गुजराती मूवीज़ भी आपने की थी आई गेस। हाँ, मैंने काफ़ी की। तो वहाँ से आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि लेट्स लीव एक्टिंग एंड डू डायरेक्टिंग? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, बट ये तो एक कोइंसिडेंट था, बिकॉज सब तो मुझे बोलते थे आप डायरेक्शन कीजिए, डायरेक्शन कीजिए। जब मैंने मोहब्बत बनाई, फिर मैंने कसम बनाई, हिंदी में भी, गुजराती में 5 पिक्चरें मैंने प्रोड्यूस की जिसमें मैंने काम भी किया, बट वो कभी डायरेक्शन की मेरे को वो नहीं थी कि मुझे डायरेक्टर बनना है। यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर?
पहले उसके बाद फिर उससे भी मूड उतर गया मेरा, फिर अंदर आई वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर, बिकॉज मैं रियलाइज़ किया कि इसमें मैं अच्छा हूँ, बट आई नेवर रियलाइज कि मैं डायरेक्शन में अच्छा हूँ। वो रियलाइजेशन मेरे को लोगों ने करवाया, जैसे जावेद साहब, जैसे इंदिवर साहब, बप्पी लहरी के डैड हुआ करते थे, वो सब बोलते थे आप डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते, तो मैं बोलता नहीं नहीं बाबा मुझे सुखी रहना है, मुझे डायरेक्टर नहीं बनना है मुझे इतना सब झेलने की मेरे में ताकत नहीं है। पर एक दिन नींद से उठा और मैंने सोच लिया आज से मैं डायरेक्टर। तो हाँ, तो मेरी तकदीर भी अच्छी थी कि मैंने सोचा और वो हो गया, पर उसके पीछे बरसों की ट्रेनिंग थी। मैंने 5 गुजराती पिक्चरें बनाई, 2 हिंदी पिक्चरें बनाई, और बचपन से एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राइटिंग, एक्टिंग, ओवरऑल ये फिल्म लाइन से हम लोग बहुत फैसिनेटेड थे एज ए किड ऑल्सो, है ना। सो मतलब स्कूल से गुटली मार के सुबह 8 बजे की स्कूल होती थी, तो 9 बजे का मैटिनी शो होता था, तभी सुबह 9 बजे में सब जूनी जूनी फिल्में आती थी, आज से 40-50 साल पहले। उसको बोलते थे मॉर्निंग शो, और 12 बजे का शो होता था, वो मैटिनी शो होता था, जो मेन शोज होते थे 12, 3, 6, 9। पर सुबह 9 के शो में कोई आता नहीं था, तो हम जैसे जो वेले लोग होते थे जो स्कूल से भागे हुए हैं, वो जाके बैठ जाते थे, और फिर मैं बैठ के राज कपूर, गुरुदत्त, ये लोग की फिल्में देखता था, मुझे इतना मज़ा आता था। फिर पता चलता था कभी कभी इसमें से ये पिक्चर फ्लॉप हो गई, जैसे मैंने जागते रहो देखी, जब मैं घर आया तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बच्चा ही था, मैं भी 10-12 साल का। पर बाद में जब मुझे मैंने पता किया तो बोले नहीं नहीं ये तो पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। मैं बोला अरे यार ये क्या होता है यार ये। तो मुझे वो फिर एक बात वो भी समझ में आई तब कि यार हमको अच्छी फिल्म नहीं बनानी है, कमर्शियल भी बनानी है, जो राजू वीरानी करते हैं। तो फिल्म अच्छी भी होती है और कमर्शियल भी होती है, तो वो दोनों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी। क्या ये सब इंटरेस्ट जो आप में बचपन से भरा पड़ा है, इज दिस बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स? बिकॉज जैसे हमें पता है कि उन्होंने भी 200-250 प्लेस किए हुए हैं। मेरे 250 प्ले कर चुके हैं वो। मेरे डैड तो वॉज अ वेरी वेल नॉन प्रोड्यूसर, उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन 85 एक्टरों को उन्होंने स्टेज पे लॉन्च किया। इवन पद्मा रानी और सरिता जोशी, ये सब 13-14 साल की थी जब मेरे डैड ने इनको लॉन्च किया। इवन अरुणा जी वॉज 14-15, शी वॉज लॉन्च ऑन द स्टेज बाय माई फादर। तो ये सब गुजराती में करते? गुजराती प्लेस होते थे। अरुणा जी की आपने बात की, जी। हम सबको पता है कि आपकी लाइफ में और आपके कजिन्स में अरुणा जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है बचपन से। उसके बारे में थोड़ा बताइए। When we were 14 years old, my dad died, expired. So she was the one who took care of everybody. So it's a मतलब वो फिर वो मॉम भी वो बन गए, डैड भी वो बन गए, और फिर हम सब इतनी लंबी टोली, तो सबको संभालते संभालते उनका हाल खराब हो गया। पर सबको प्यार करती थी तो सबको संभाला उन्होंने, बहुत अच्छे से संभाला। एंड मैं समझता हूँ कुछ लोग अब आज के ज़माने में तो ऐसे लोग हैं कि नहीं पता भी नहीं मुझे। ऐसे लोग आज मिलना मुश्किल है, अरुणा जी जैसे, कि अपने भाइयों के लिए, अपने फैमिली के लिए इतना कर जाए। तो मतलब वो तो अभी वो मिसालें अब ख़त्म हो गई है, वो डाई भगवान ने तोड़ के फेंक दी वो लोग बनना ही बंद हो गए। आज मी माई सेल्फ हो गया। उस वक्त मेरा फैमिली वो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था, और हम सबको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। सो फिल्म करियर में ही नहीं, इवन लाइफ में भी उनका हमारी लाइफ में इतना महत्व रहा है जो बयान नहीं किया जा सकता। आपने अपने अर्ली करियर्स में जो दिल, बेटा, राजा जैसी मूवीज़ बनाई, उसमें से अचानक मस्ती बनाने का ख्याल कैसे आया? 2000 के बाद ऐसा लगा वर्ल्ड चेंज हो रहा है। और मैं एक बात हर इंटरव्यू में बोलता हूँ
कि हर 10 साल 15 साल के बाद आदमी को बदलना पड़ता है, नहीं तो वो आउटडेटेड होता ही है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी डायरेक्टर 10 साल तक अच्छा काम करता है, उसके बाद फिर वो फ्लॉप होता ही है। अभी राजू ईरानी ने इतनी अच्छी फिल्में दी, अब उसकी बेचारे की लास्ट पिक्चर जो मैंने देखी नहीं है, बट वो नहीं चली, बिकॉज मे बी वो उसी जोन में था। हो सकता है, आई डोंट नो, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट बेचारे की मतलब एक पॉइंट के बाद हर एक को फ्लॉप मिल जाती है, फिर वो अपने आप को वापस वो नेक्स्ट बनाएगा, सुपर हिट बनाएगा, आई एम श्योर। वो इतना टैलेंटेड आदमी कि वो शांत रहेगा नहीं। बट रिवैम्प शाहरुख खान ने अपने आप को कैसे किया? अब रोमांस कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, बेचारा बौना भी बन गया। क्या नहीं किया उसने बेचारे ने, कितनी इसके इतना मेहनती इंसान कोई नहीं है। बट ऑलमोस्ट अरे खान खत्म हो गया, शाहरुख खान खत्म हो गया, उसको अपने आप को रिवैम्प करके लाना पड़ा। उसने अपने आप को एक्शन अवतार में लाया, बिकॉज मैं उसको मिला था जब वो ये बातें कर रहा था, तो मुझे वो बोलता था इंदु जी एक्शन पिक्चर लेकर आओ मेरे लिए, मेरे को एक्शन करना है। हम लोग मिले भी थे 2-3 बार, तो मुझे लगा मैं इसको ले क्या एक्शन बनाऊंगा, मतलब ये कैसे एक्शन करेगा। लेकिन उसने तो मुझे एकदम रॉन्ग प्रूव कर दिया। जवान और पठान, क्या एक्शन किया उसने, क्या एक्शन किया। तो ये नया रूप आया ना, तो अपने आप को बदलना तो पड़ेगा। इसीलिए जब 2002 में मुझे लगा एक नया मिलेनियम आ चुका है, 90s जा चुका है, तो मैंने इंदिवर जी की बात को याद किया। इंदिवर जी की एक बात बहुत बड़ी बात थी। इंदिवर साहब जो थे, जो लिरिसिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझे कही थी, और मेरे पे मतलब मैं सुनाता हूँ वो किस्सा 1 मिनट में, कि जब कसम के गाने लिख रहे थे तो मेरे डायरेक्टर साहब बिजी थे, उमेश मेहरा, तो मैं जाता था इनके घर पे, इंदिवर साहब के, बैंड्रा में रहते थे, अभी तो बेचारे इज नो मोर, बट उनके घर जाता था और उनको जा इंस्पायर करना पड़ता था। तो वो मेरे दोस्त बन गए। तो वो मुझे बोल रहे थे, अरे यार इंदर जी आप डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते? मैं बोला यार मैंने कभी सीखा ही नहीं डायरेक्शन, और मुझे करना भी नहीं है। पर बोला नहीं, आपने जो अभी जो मेरे को सीन्स जो सुनाया कसम, ये तो मैंने 1 मिनट में लिख दिया ना गाना, क्योंकि मुझे मालूम ना आपको क्या चाहिए। वरना ऐसे डफर लोग आते हैं जो 2-2 घंटा मेरा दिमाग चाटते हैं, मुझे मालूम नहीं वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने तुमको एक सेंटेंस पूछा कि आपको कसम में क्या दिखता है आपको, तो मैंने उसको एक ही वर्ड बोला, कसम की अहमियत ये है कि ये तोड़ी ना जाए, और अगर ये टूट जाए तो हम बिछड़ जाएंगे। तो उन्होंने फिर गाना लिखा इमीडिएटली, बोले ले लो, आप ही ने मुखड़ा बोल दिया, फटफट लिख के दे दिया। बोला कसम क्या होती है? कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए, बिछोड़ा ना पाए। इंस्टेंटली। वाह। तो मैं बोला क्या लिखा आपने? बोला मैंने कहा लिखा आपने? बोला मैंने उसको घुमा दिया, देखो आप ही की बात को। तो इतनी क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं करता जितना आप कर रहे हो। आपको डायरेक्शन करना चाहिए। फिर हम लोग दोस्त बन गए। फिर मैंने उनको पूछा, इंदिवर जी आपने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, ये गाना वो गाना, ये अभी आप क्या लिख रहे हैं? तोहफा 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 लाया लाया जी तुझी के बप्पी लहरी के साथ में कहा ये शुरू हो गया आप यार। तो मेरे को ऐसा देखते रहे, तो मुझे लगा अभी बाप रे ये भाई भड़क गया मेरे पे। अब मैं तब उनका इतना जूनियर, तो उन्होंने मेरे को देखा, फिर मेरा ऐसा हाथ दबाया जोर से, अब बोला इंदर जी, क्या हमारे यहाँ सब छोटे भी होते तो ये लोग बेचारे इतने रिस्पेक्ट करते हैं, जी बोलते हैं। तो बोले इंदर जी एक बात याद रखना, इन द फील्ड ऑफ आर्ट एवरी 10 years यू हैव टू शेक योर सेल्फ। उसने पकड़ के मुझे भी हिला दिया, तो मैं भी बोला हाँ, देन यू हैव टू ब्रेक योर सेल्फ। मैं बोला हाँ, एंड देन यू हैव टू रीमेक योर सेल्फ, तो ही आप सरवाइव करोगे। मेरे कंटेम्पररी सब आउट हो गए। मैं आज भी गाने लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अपने आप को बदला। मैंने लिखा तोहफा तोहफा लाया लाया, देखो ब्लॉकबस्टर हुआ ना गाना। तो मैंने उनके इमीडिएटली पैर पकड़े, मेरा माफी चाहता हूँ, कान पकड़ता हूँ
ये भाई गलती हो गई और अभी आप बहुत सही हो। तो शायद वो बात मेरे जहन में रह गई थी कि अभी मिलेनियम आ रहा है, नया युग आ रहा है, लोग नए आ रहे हैं, यार हंसी की ज़रूरत है। और वर्ल्ड थोड़ा कुछ सीरियस होते जा रहा है, मतलब एक यू कैन फील कि पब्लिक इतनी खुश नहीं है, थोड़ी डिप्रेस्ड है। धीरे धीरे ये नया मिलेनियम आया, मुसीबत आई। 90s, मतलब उससे पहले आप 90s में थे, वो कितना मतलब सब खुश थे। 2000 के पहले, 2000 से देखो आप, एक कुछ पूरा चेंज हो गया है, पूरा एक वो युग बदला है। युग बदलने में अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कि टेक्नोलॉजी आई, ये आया, वो आया, लेकिन थोड़ी सी खुशी कम हो गई है हर एक में। आपकी मूवीज़ में भी इंदु जी हमने देखा है कि आपकी कॉमेडी है वो एक वो टिपिकल कॉमेडी नहीं रहती। मतलब मैं सिर्फ फिल्म ही कॉमेडी नहीं बनाता हूँ, वो कॉमेडी फिल्म में भी आपको एक लेसन होता है। जैसे अगर मैं धमाल की बात करूं तो लालची लोग हैं, लुच्चे लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली काम एक अच्छा करते हैं बिकॉज अच्छे लोग हैं। तो लोग बुरे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं अच्छाई होती है। तो मेरी हर पिक्चर में मेरी एक कोशिश होती है कि यार अल्टीमेटली इंसान बुरा नहीं है, सरकमस्टांसेस बुरे होते हैं, लालच बुरी होती है, ये बुरा होता है, इंसान बुरा नहीं होता। तो जो मेरा हीरो है वो बुरा नहीं है। सिमिलरली जो मस्ती है, कितना भी ये लोग बाहर जाते हैं, गुलाटियाँ मारते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रोते हुए घर ही आते हैं। यार जो बीवी है वो राइट है, हम गलत हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सीख उनको सबक मिलती है, हंसते हंसते भी सबक तो दे देता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ धमाल मस्ती बना रहा हूँ तो बना रहा हूँ। तो अभी हाँ, एक बात तो, वरना क्यों फिल्म बनाओ। इसीलिए मैं जब इंटरव्यू भी देता हूँ तो मुझे लगता है मैं खाली इंटरव्यू देके अपना इम्प्रेस करने में मैं नहीं लगा हूँ। अगर मैं आपको कुछ बात नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मैं कन्वे नहीं कर पाया, या मेरे इंटरव्यू से आपने कुछ सीखा नहीं, या मैं कुछ सिखा नहीं पाया, या कुछ बता नहीं पाया जो मे बी किसी को काम आ जाए, शायद भले 100 लोगों को काम आए, चलो कितने लोग सुन के भूल भी जाएंगे। तो मेरा वो इंटेंशन वो होता है, इसीलिए मैं इंटरव्यू के टाइम पे भी इंफॉर्मेटिव या ऑब्जेक्टिविटी को नहीं भूलता कि हमको एक अल्टीमेटली यहाँ की भी बात करनी है। आपकी जब ये पॉडकास्ट के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने दूसरे इंटरव्यूज़ में भी ये बात नोटिस की थी कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टली बात करते हैं, पर आज जब वन ऑन वन आपके सामने बैठा हूँ तो ये मतलब फील भी कर पा रहा हूँ। और ये पॉडकास्ट करते करते मैं खुद भूल जा रहा हूँ कि मैं कैमरा के सामने बैठा हूँ। हाँ, वो तो हो जाना चाहिए ना, एक्टर भी भूल जाना चाहिए जब वो शूटिंग कर रहा है। क्यों मेरी पिक्चर में लोग अच्छा काम करते हैं, आपको लगता है, आप बोलते हुए लोग, तो ये लोग है टैलेंटेड, लेकिन वो जब काम कर रहे होते तो वो भी भूल जाते हैं कि हम कैमरे के सामने हैं। उनको लगता है हाँ मैं उस सिचुएशन पे हूँ। तो अगर मैं ये पॉडकास्ट पे आया हूँ और मैं कुछ एक दो अच्छी बातें कर सकता हूँ तो मैं वो उसलिए आया हूँ। मैं अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ देने आया हूँ। बिकॉज मेरे से पहले जो लोगों ने अच्छी बातें की उनसे मैंने भी कुछ लिया। ऐसी बात नहीं है, मैं भी देखता रहता हूँ बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़े तो छोड़ो, एक्सपीरियंस लोग जो हमको कुछ लाइफ में दे सकते हैं, यू नो, तो हम भी लेते हैं। तो हमारा इंटरव्यू भी शुड हैव अ मीनिंग। इंदु जी को लोग एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर तो जानते ही हैं, पर आउटसाइड ऑफ द फिल्म वर्ल्ड इंदु जी की क्या हॉबीज़ और इंटरेस्ट है? मेरी कुछ नहीं है। कुछ तो इंटरेस्ट होगा। राज कपूर साहब सिखा के गए हैं एक ही चीज़, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और कुछ नहीं आता और कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइफ ही फिल्म मेकिंग है। हाँ, और बाकी हंसते रहो, जोक मारते रहो, मस्ती करता रहो, और जितना हो सके। हमारा एक मामा था, वो गुजराती में अच्छा बोलता था। तुम्हें खास तुम्हारा ये गुजराती में भी दिखाया जाएगा ना, गुजरात में आपका पॉडकास्ट है, तो वो एक बात बोलते थे मुझे ऑलवेज कि यार प्रभु जे वक्ते जे स्थिति में राखे एमा सदा संतोष मानी, सदा नीति ना मार्गे चालू। क्या बात है। तो ये उन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं वो रास्ते पे चलता हूँ और मज़े लेते हुए चलता हूँ।
मेरे साथ धोखे भी होते तो भी मैं मज़े लेता हूँ, कोई अच्छे मिल गए तो उनके साथ और मज़े लेता हूँ। हर चीज़ के मज़े लो, लाइफ, बिकॉज अल्टीमेटली तो वन डे यू आर गोइंग टू डाई। तो आप क्या कितना पैसा छोड़ के गए या वो छोड़ के, आप कितना आप एंजॉय कर गए इज मोर इम्पोर्टेंट, और आपने लोगों को कितना खुश रखा। आप खुद, हर आदमी बेसिकली अपने आप को खुश करने में ही लगा हुआ है। सामने वाले को आपने खुश किया है क्या? जो आदमी वो कर सकता है, भले तुम अपने आप को 90% खुश करो, 10% आप सामने वाले को कर दो ना, तो ही मैं समझता हूँ यार बहुत बड़ा आप मतलब एक अच्छा काम कर। कॉमेडी जो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, जो आप इंटरव्यूज़ में भी देते हैं, आपकी पॉडकास्ट में भी देते हैं, मूवीज़ में भी देते हैं, और ऑफ दी कैमरा भी देते हैं इन अ गुड फेथ। मेरी कोशिश ये रहती है। क्या यही रीज़न है कि आप 15 साल पहले भी जो एज के लग रहे थे आज भी वही एज के लग रहे हो, या फिर रिवर्स एजिंग हो रहा है? वो तो मुझे पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, रोज खाता हूँ और मीठा भी खाता हूँ, एंड मतलब सारी वो खुराफातें करनी जो नहीं करनी चाहिए कर रहा हूँ लेकिन फिर भी गॉड इज काइंड, आई कैन ओनली से एक वर्ड, थैंक गॉड कि अपने लाइफ में धमाल और मस्ती चलती रहे। क्योंकि हमने आपको ओवर द इयर्स यही फिटनेस मेंटेन करते हुए देखा है। इफ़ यू कुड हैव बीन एन एक्टर ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर हैं जो एक लंबे करियर स्पैन में ये फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगर आपने एक्टिंग नहीं छोड़ी होती, और इफ़ यू कुड हैव बीन एन एक्टर ऑल्सो, तभी भी यू कुड हैव बीन अ सुपरस्टार। चलो, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई टेक इट, बट आई थिंक सो इट्स लक, because God has to be kind to you. Health is one thing which is given by God. आप 10-20% आप एक्सरसाइज करके, ये करके, गुड फूड से कर सकते हो, लेकिन एट आवर एज you have to be really thank God, because when you are young the age is on your side, but when you are on our age nobody is on your side, only he has to be on your side, so you become, मतलब you look all right, you कोई बीमारी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, दैट इज हिज ग्रेस। इसीलिए थैंक गॉड कि हमारी लाइफ में धमाल और मस्ती चलती रहे, दोनों चलती रहे। बट लास्टली बिफोर वी एंड, जो हमारे कंट्रीज़ के यंग फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए आपका छोटा सा मैसेज। अटेंशन इज क्रिएशन, बस एक ही लाइन में सब बोल दिया, अटेंशन इज क्रिएशन, नॉट टैलेंट। थैंक यू सो मच इंदु जी फॉर बीइंग हियर ऑन द पॉडकास्ट विद अस। आपसे मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। आई एम श्योर लोगों को इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला है, इंस्पिरेशन मिला है, पर साथ में स्पेशली थोड़ा धमाल और थोड़ी मस्ती भी मिली है। देखते हैं अगर इंदु जी के साथ हम उसके 4th और 5th मूवी के बाद अगर एक पॉडकास्ट कर पाएँ और उनके विचार जान पाएँ। बट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन वॉइसेस। वेलकम अर्जुन, गॉड ब्लेस यू, एंड मुझे भी आप लोग से बात करके मज़ा आया, गॉड ब्लेस यू। ऐसी अच्छी अच्छी बातें लोगों को पहुंचाते रहो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच इंदु जी, आवर प्लेजर।